नमस्कार। सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी को संतान के माध्यम से समाज व राष्ट्र को सुसंस्कृत बनाने के कारण श्री अरविंदो सोसाइटी का रूपांतर कार्यक्रम, जो कि शिक्षा को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार मानता है, मुझ संतोष के माध्यम से आपका प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है। स्वस्थ सबल शिक्षित और शिक्षित माता, स्वस्थ सबल और शिक्षित माता बच्चों की है भाग्य विधाता। आज हम इस बात को लेकर ही चल रहे हैं कि स्त्री यानी जो कि पहले बालिका थी, उसकी शिक्षा क्यों आवश्यक है, क्यों नहीं हम उसको शिक्षित करने में पूर्ण सहयोग दे पाए। आइए, पर इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आप हमारे समय सीमा की भी एक वर्जना है और हम हमेशा समय सीमा को तोड़ते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि थोड़ा कम समय में, चाहे हमें थोड़ा आपको मैटर देना पड़े, पर चाहे हमें उसी विषय को आगे चलाना पड़े, हम थोड़ा समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उस सीमाओं का अतिक्रमण न करके अपनी बातों को चलाएंगे। और इससे इससे पूर्व यदि आपके सामने आप एक पेन कॉपी कुछ लेकर ही के बैठा करें, तो जिससे कहीं पर भी हमारी बात आपको असहज महसूस हो रही है, कोई कष्टप्रद लग रही है, तो प्लीज आप उसको लिख लें और उसके अंत में, जब हमारा सेशन खत्म हो जाए, उसके अंत में आप बहुत सहज होकर के हमसे उस प्रश्न करके उसका समाधान ले सकते हैं। अब स्वस्थ सबल और शिक्षित माता बच्चों की है भाग्य विधाता। आज मैं केवल उस माता की ही बात नहीं कर रही, मैं उस स्त्री लिंग की बात कर रही हूँ, जो कि पुल्लिंग के साथ मिलकर एक सृष्टि का, मानव सृष्टि का निर्माण करता है। हम क्या कर रहे हैं कि पुरुष पुरुष समाज को भलीभांति शिक्षित कर रहे हैं, उसको अपना दायित्व मान रहे हैं, परंतु जहां पर जो समझदार परिवार हैं, जो समझदार माता पिता हैं, वो तो अपनी बच्ची को सुसंस्कृत सभ्य बनाने के लिए शिक्षित कर रहे हैं, परंतु कई परिवार ऐसे हैं जो बच्ची की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। आखिर क्यों ऐसी असमानता हमारे सामने क्यों हो रही है? आज हम इसी पर बात कर रहे हैं और यही चाहते हैं कि इसका उत्थान हो, इस जो हमारे से गलतियां हो रही हैं उसको हम बिल्कुल सही कर लें, उस गलतियों को सुधार लें। देखिए, अभी मुझे एक 3-4 दिन पहले या उससे भी पहले एक मेरी जानकार थी, उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा, मैम ऐसा है कि मुझे ना एक काम वाली की जरूरत है। मैंने कहा क्यों, तुम्हारी काम वाली की क्या परेशानी हो गई? उसने कहा जी वो है तो, पर क्या कहते हैं 1 महीने के लिए चली गई है। ज्यादातर जगह ये है कि अगर काम वाली जाती है तो उसकी जगह किसी को देकर जाती है। तो मैंने उससे पूछा क्यों, वो क्या आपको दूसरी काम वाली अरेंज कर कर नहीं गई, दूसरी स्त्री को वो नहीं देकर गई? उसने कहा जी क्या बताऊं, वो जो है वो क्या करती थी, उसकी बेटी आके बच्ची थी, वो काम कर जाती थी उसकी जगह। अब क्या है, अब तो पता नहीं उसको क्या हो गया है, वो इतना उसके तो दिमाग में कोई फितूर हो गया है या कुछ है, कह रही है जी मेरी तो बच्ची पढ़ेगी और मेरी बच्ची पढ़ेगी। और इस तरह की बातें वो कर रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों की क्या चौंचले हो रहे हैं, क्या इनके ऊपर पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। ये सुन करके मैंने जो है फोन सुन करके रख दिया, परंतु ये विचार मेरे दिमाग को कौन तारा, मैं सोचती रही, आखिर क्या है, समाज की दशा क्या है, क्यों हम चाहते हैं कि छोटी बच्ची ना पढ़े, क्यों उसको बुरा लगा कि वो बच्ची को साक्षर ना बनाया जाए? आखिर कोई तो हमारी भी आवश्यकताएं थी, उसकी माता ने कुछ ना, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आखिर उस माता ने सोचा तो होगा कि मुझे कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, किस कारण से, निरक्षर रहने से।
तो क्यों ना मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ। और उस बच्ची ने भी देखा होगा कि मेरी माँ कितनी परेशान रहती है, कितना कठिनाइयों का सामना करती है, तो क्यों ना मैं उसकी मदद पढ़ाई करके करूं। है, ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है कि हमारा शिक्षित वर्ग ही ये सोच रहा है। ये कितनी विडंबना है, कितनी एक विरोधाभास है। एक तरफ तो हम स्वयं शिक्षित होकर के समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसको हम बेचारा, नौकर, अबला, अबला इस तरह की बातों से विभूषित करना चाहते हैं। क्यों बनाया उसे उसने नौकर? है, क्यों बनी वो स्त्री? क्यों बन गई नौकर? है, क्यों कहलाया जाते? जो स्त्री पढ़ नहीं पाती, उसका समाज में सम्मान होता, कितनी सारी उसको कठिनाइयां पड़ती हैं, और बड़े आराम से सब उसके कहते हैं, हाय बेचारी अबला है। अरे अबला किसने बनाया? हमने बनाया। हमने उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? उसके परिवार वालों ने बनाया, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? उसको प्रताड़ित होने के लिए क्यों तैयार कर दिया? उसका विवाह करके उसको प्रताड़ित होने के, पति से प्रताड़ित होने के लिए, अपनी सास से, ससुर से और सबसे प्रताड़ित होने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों की हमने ये सारी गलतियां? तो ऐसा क्यों है? परंतु अब उसी स्त्री की मैं बात सोचती हूँ, मेरे दिमाग में न जाने कितनी सारी सारी बातें घूमती रही। मैंने कहा अगर बाई चांस ऐसा होता कि इसकी वही बच्ची कोई मेरिट होल्डर हो जाती, मेरिट लिस्ट में उसका नाम होता, तो यही जो मेरी जानकार हैं बड़े आराम से मीडिया के सामने आती और कहती, देखिए देखिए इसने, ये हमारे यहाँ ही थी, हमने ही इसको ऐसी व्यवस्था प्रदान की कि ये जो है आज मेरिट होल्डर बन रही है। कितनी ऑटो वालों की, कितने गरीब स्थिति में रहने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चे कितनी शानदार व्यक्तित्व को करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर प्रबल इच्छा होती है पढ़ाई की। वो बच्चियां जो इच्छा रखती हैं, परंतु हम उसका, इच्छाओं का दमन कर देते हैं। क्यों देखती हैं बच्चियां कि एक तरफ कई बच्चियां, शहरी बड़े बड़े नगरों में तो ऐसी स्थिति है कि सभी लोग पढ़ते हैं। एक उनके लिए रोटी कपड़ा मकान के बाद शिक्षा ही प्रमुख स्थिति है। परंतु जहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, चाहे उसके अंदर क्या है, पिता के अंदर कितनी सारी बुराइयां विद्यमान हो, जुआ हो, शराब हो, उनके विषय में मैं नहीं कहती, परंतु उस बच्ची के साथ हमने कितना बड़ा अन्याय किया, जो हसरतों से स्कूल जाती हुई बच्चियों को देखे जा रही है और अंदर से सोच रही है, काश मैं भी स्कूल जाती। क्योंकि विद्या, केवल विद्या ही नहीं, चहुमुखी विकास केवल ज्ञान प्राप्ति ही नहीं, बल्कि चतुर्मुखी विकास के लिए, बहिर्मुखी विकास के लिए विद्यालय जाना आवश्यक होता है। तो आखिर ऐसा है, अब कितना बड़ी विडंबना है कि वैसे तो हम अपनी लड़की को डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कराएंगे, क्योंकि शिक्षा ही नहीं दे रहे, डॉक्टर ही नहीं बनाना चाह रहे। परंतु जब हमारी अपनी पत्नी की प्रसव वेदना होती है, तो उसी महिला डॉक्टर के पास हम दिखाना चाहते हैं। तब उन्हें आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उससे पूर्व उसने अपने परिवार में देखा, नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, तू डॉक्टर नहीं बनेगी, तू इंजीनियर बनेगी, तू ये बनेगी। इस तरह की बातें हमारे सामने कैसी कही जाती हैं? किस तरह का विरोधाभास में हम जी रहे हैं? तो इस स्थिति से हमें बहुत बचना पड़ेगा, बहुत सुने। और हम कई बार कितनी हम कभी अच्छे कदम की सराहना क्यों नहीं करते? अच्छे कदम की प्रगति पर उनको, उनका सहयोग क्यों नहीं करना चाहते? किस तरह की है कृति है, इसका हम मिसयूज क्यों करना चाहते हैं अपनी ये केवल सिर्फ हमारी ये सेल्फिशनेस नहीं है कि हम उस काम वाली को इसलिए रखना चाहते हैं, उसकी प्रगति, उसके विकास की तरफ हम ध्यान नहीं देना चाहते, बल्कि उसको प्रताड़ित करना चाहते हैं, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसकी कमजोरियों का फायदा लेना चाहते हैं। उससे हम पैसों का मोल भाव भी बहुत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये समाज की क्यों विडंबना है? ये चीज मुझे झकझोर देती है, मुझे परेशान कर देती है। आखिर तो इस सब के लिए क्या आवश्यकता है? बालिका शिक्षा की, कि अगर हर लड़की पढ़ी हो, समझदार हो, तो शायद वो कभी भी किसी प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं होती। कई कई बार ऐसा होता है सर, हम पेपर में देखते हैं, बेटियों ने फिर बाजी मारी,
न्यूज़ पर आता है, न्यूज़पेपर में आता है, हम भी चमत्कृत होते हैं, सबसे कहते हैं, वाह! बेटियों ने बाजी मारी है, वाह! ये बेटियाँ कितनी वो हैं। पर हम उनकी जो वास्तविक जो शक्ति है, उनकी आंतरिक शक्ति को क्यों नहीं पहचान पाते? क्यों हम इनके साथ इस तरह का कर देते हैं कि वो है, तो अगर उसने बाजी मारी, तो कुछ ही भी तो ये बच्चियाँ नहीं जो कि शिक्षित हो रही थी, उन्होंने बाजी मारी। परंतु अगर हम उससे देखें, एक औसतन ढंग से देखें, एक प्रतिशत को देखें, तो जहाँ पर समाज की आबादी में 87% बालक शिक्षा ले रहा हो, तो उसमें 70% बालिका शिक्षा ले रही है। तो उससे क्या है कि हम समग्रता में विश्वास क्यों नहीं रखते? समग्र शिक्षा में विश्वास क्यों नहीं रखते? समावेशित शिक्षा में विश्वास क्यों नहीं रखते? समानता की शिक्षा में विश्वास क्यों नहीं रखते? हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें देखना भी पड़ेगा। और घरों में अक्सर देखा जाता है कि बालिका को हेय समझा जाता है, तो कह दिया जाता है उसको, इसको दूध मत दे, लड़के को दूध दे दे, अरे वो पढ़ेगा लिखेगा, उसे करना पड़ेगा। और जो है उसके भोजन में भी अंतर करते हैं, और कहीं-कहीं तो बालिका को आने से पहले ही रोक दिया जाता है। क्यों भाई? हैं? बालिका क्या संतान नहीं है? बालिका क्या इस आबादी को पूर्ण करने की हकदार नहीं है? क्यों हम ऐसा सोचते हैं? बालक को हम चाहते हैं, बालिका को हम पैदा होने से पहले ही उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। हम कितने नृशंस हो गए हैं, कितने क्रूर हो गए हैं उन लोगों पर, मुझे तरस आता है। ऐसे इलाकों में रहने वाले, ऐसे अच्छे शिक्षित होने वाले व्यक्तियों पर उस पर मुझे बहुत ही तरस आता है। इस बात को अगर किस प्रकार से हम एक समृद्ध समाज की कल्पना कर पाएँगे? क्या हम इस तरह से इस तरह से एक विकसित समाज की सृष्टि कर पाएँगे? विदेशों तक में हमारे यहाँ बालिका के प्रति होते अन्याय को, बालिका को पूर्ण रूप से शिक्षा न देने के कारण हमारे देश को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा है। वो भी कहते हैं, अरे वही भारत जहाँ पर कि सबको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, सबको अवसर ही नहीं देना पड़ता। ये बात खैर बीच के मध्य वर्ग की है, मध्य काल की है। प्रारंभ में तो देखा जाए हमारे यहाँ बहुत स्त्रियाँ पढ़ती थी। इसके विषय में मैं आगे बात करूँगी, इससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी ने काफ़ी शिक्षा को आवश्यक समझा था, और उन्होंने बहुत खुले होकर के घोषणा की थी कि अतीत का आधार यदि शारीरिक संपन्न पुरुष है, शारीरिक शक्ति से संपन्न पुरुषों का था, तो भविष्य, भारत का भविष्य या भविष्य का भविष्य की आधारशिला आध्यात्मिक गुणों से संपन्न, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न नारी की होगी। अब इसमें दो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। सबसे पहली बात तो यानी कि प्राचीन समय पुरुष प्रधान था, पितृसत्तात्मक था, परंतु आगामी धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन हुए, उसका परिमार्जन होता रहा, और उस परिमार्जन के माध्यम से ये बात निकल कर आई कि नारी की महत्ता को स्वीकार कर लिया गया, नारी के गुणों को स्वीकार कर लिया गया, और ये भी कहा गया कि शिक्षित नारी ही एक सुव्यवस्थित समाज की संरक्षिका है। इस प्रकार से जब हमने देखा, तो तो पर उसी तरह से इनकी शिष्या स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता जी ने कहा कि नारी ही है जो इस देश की जीवन और आत्मा है, समस्त ज्ञान और संस्कृति उसी पर केंद्रित है। आखिर ये सब कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमने नारी और पुरुष में समानता की स्थिति नहीं रखी? जब समानता नहीं रही, तभी तो ये बात कहने की आवश्यकता पड़ी कि वो जो है ज्ञान और संस्कृति उसी पर केंद्रित है, वो देश की जीवन और आत्मा है। तो हम क्यों ऐसा चाहते थे कि हमारी नारी की असमानता हो?
प्राचीन काल में भी अगर देखा जाए तो कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। और आप ये ध्यान रखें, सीता, सावित्री, अपाला, अरुंधति, गार्गी और इतनी सारी अनेकों स्त्रियों का इतनी सारी स्त्रियों का अगर नाम लें तो उन लोगों ने किस प्रकार से जीवन के रहस्यों को समझा दिया था, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को, जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का वो प्रतिपादन करती थी। आश्चर्य होता है, उनके शब्द समयोचित होते थे, वातावरण के प्रति अनुकूलन में वो सिद्धहस्त थीं, कुशल थीं और उनके उनका आधार उनमें अपार रचनात्मकता का गुण विद्यमान होता था, जिसके माध्यम से वो एक असीमित शक्ति को धारण करने वाली स्त्री होते हुए कि घर और परिवार को नहीं बल्कि राष्ट्र के चहुर्मुखी या चतुर्मुखी विकास में के लिए कार्य कर सकती थी। इन दृष्टिकोणों से क्या हमें नहीं एहसास होता कि लड़की की शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग है, लड़की के जीवन में शिक्षा उसका महत्वपूर्ण है, क्या नहीं है? वास्तव में है। आज अब्राहम लिंकन ने, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, अब्राहम लिंकन के विषय में आपने जाना था किस तरह से उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया और एक राष्ट्रपति पद पर विभूषित करा दिया था। उन्होंने कहा था, मैं आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी आगे होना चाहता हूँ या होने की आशा करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी माता का ही कृतज्ञ हूँ, अपनी माता का ही आभारी हूँ। क्योंकि देखा जाए तो माता 1000 शिक्षक के बराबर है। माता जिस तरह से शिक्षा देती है, जीवन में सबसे पहली जीवन की सबसे पहली हर बालक की प्रथम गुरु कौन है? माता। और वो माता कौन थी? पहले पत्नी रही होगी, उससे बहन भी रही होगी और बेटी भी रही होगी। वो स्त्री जो कि सबको ज्ञान देने की ताकत रखती थी, ज्ञान देने की सामर्थ्य रखती थी, वह ही समाज का भली प्रकार निर्धारण कर सकती है। प्रारंभ में एक भावी नागरिक की माता होती है। हम अगर देखा जाए तो माँ सर्वोत्तम शिक्षिका है। जीवन में अगर हम सारा कुछ घूम फिर कर स्वयं को भी अगर देखें तो हमें एहसास होगा कि सारी चीजें हमें बोलना, खाना, पीना, चलना फिरना किसने सिखाया? हमारी माँ ने। हम माता के आधार पर ही सीख पाए। तो क्या वो माता हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं कर रही थी? पर हमने क्या किया? उसके मार्ग को अवरुद्ध करने में पूरी ताकत लगा दी और उसको हम ये नहीं सिखा पा रहे थे कि यदि इसका विकास भले प्रकार हो जाएगा तो ये कितनी उपयोगी साबित होगी। कि अगर ये चीज इन्होंने थे वॉशिंगटन इरविंग, एक विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता सर्वोत्तम एकेडमी है या माँ के चरण जो हैं सर्वश्रेष्ठ एकेडमी हैं। तो अगर वो ऐसा नहीं होता क्या हम कुछ होते? कोई सवाल ही नहीं उठता था। स्त्री को अगर मौका दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। आवश्यकता है उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को देखने की, जांचने की, परखने की। देखिए, ईश्वर तो शरीर देता है, ये बात मानने की है कि माँ के गर्भ से ईश्वर के माध्यम से हमें शरीर मिलता है। हमारे हाथों को पकड़ने की क्षमता होती है, पैरों को चलने की क्षमता होती है, मुंह को बोलने की क्षमता होती है। ये देखा जाए सारा कुछ ईश्वर ने है। ईश्वर बुद्धि भी देता है, पर बुद्धि की जो समझ जो विकसित होती है वो किसके माध्यम से होती है? वातावरण के, मानव के माध्यम से होती है, मानव व्यवहार द्वारा विकसित होती है। तो आधी आबादी को हमने उससे वंचित क्यों रखा? प्रश्न उठता है कि हमने उस आधी आबादी को जो कि स्त्री है उसको वंचित क्यों रखा है। हालांकि मैं मान रही हूँ इस बात को कि हमारे
हम लोगों ने उसका बहुत भली-भांति ध्यान रखा है। धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ती जा रही है, हम शिक्षा पर, परंतु अभी भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुँचे जिसमें हमें पहुँचना चाहिए। यानी हमारी एक विकसित अवस्था नहीं कही जा सकती, विकासशील अवस्था में तो हम हैं, परंतु विकसित अवस्था हमारी बिल्कुल नहीं कहा जा सकती। जबकि हम स्त्री की महत्ता को कितनी बार मानते हैं, हम खूब प्यार से कहते हैं, उसके गुणों को का गान करते हैं एक स्त्री के लिए। तू केवल लय ताल नहीं, तू सप्त स्वर आवाज है, तू धरा पवन गगन नहीं, तू सृष्टि की आगाज है। ना ग्राम नगर ना सड़क गली, ना ग्राम नगर ना सड़क गली, तू मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, नयन नीर तूने पहुंचे और जग को दिया सहारा। तू नारी बनकर आई है सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी। तू कभी सुदृढ़ लौह सी, तो कभी मुलायम रेशमी। है पर्वत की तू ऊंचाई और सागर की गहराई, कभी तू बन जाती सीता, तो कभी तू लक्ष्मीबाई। ये सारे हम गुणों को मानते हैं। हम नारी के सारे शक्ति के स्रोत को, शक्ति के अंतर्निहित शक्ति को भली प्रकार से पहचानते हैं, और हम कहते भी हैं, परंतु जो लोग नहीं पहचानते उनको क्यों नहीं हम कहते कि तुम पढ़ो, है। शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा, अगर शिक्षित नारी नहीं होगी तो कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता। एक सबसे बड़ी मानवता के विकास के लिए आवश्यक है मानव विकास, है ना। मानवता का गुण अगर हमें विद्यमान करना है तो उसके लिए हमें क्या आवश्यक है? मानव का विकास करना। और इतिहास के प्रारंभ से हर कार्य स्त्रियों का मिशन रहा है। आप कभी भी देखेंगे कोई भी मानवीय गुणों का जहाँ भी विकास की बात हुई है, मानवीयता का विकास हुआ है, वो जो है स्त्रियों ने ही उसको अपना मिशन बनाया है, हमेशा उसके प्रति अग्रसर रही हैं। पूर्वजों की धरोहर हो, चाहे जो पूर्वजों से हमारी चली आ रही संस्कार हैं, आध्यात्मिकता है या सांस्कृतिकता है, वो सब वो क्या करती हैं, आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं और उसकी रक्षा भी करती हैं। स्त्रियां ही क्या करती हैं, पूर्वजों से आई हुई धरोहर को ग्रहण करती हैं और उसके बाद उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं और उसकी सुरक्षा भी भली भांति करती हैं। जब विश्व में ना तो कोई राज्य थे, ना चर्च थे, ना पंडित थे, तब स्त्रियां ही सामाजिक नीति व मानदंडों की रक्षक थी। जब कुछ भी नहीं था, यानी समाज में विकास हुआ ही नहीं था हमारा बहुत ही, तब स्त्रियां ही बताया करती थी ये बात सही है, ये बात गलत है। हमें इससे देखा जाए तो संस्कृति की पोषक भली भांति वही रही थी। यदि भूत, वर्तमान और भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, भविष्य स्त्री के सुकोमल शरीर से जुड़ करके एक जैविक इकाई का रूप नहीं लेते। तो यदि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल स्त्री के सुकोमल शरीर से जैविक इकाई का रूप नहीं लेते, तो ना ये सभ्यता होती, ना कोई इतिहास ही होता, है ना। आप अगर स्त्री नहीं पैदा होती तो स्त्री से पुरुष या संतान पैदा नहीं होती तो कहाँ से होती? एक हुल्लड़ मुरादाबादी का एक वो पंक्ति है, नारी अगर होती नहीं कैसे होते आप नहीं तो कहाँ से आते थारे बाप, गगन से टपके थे क्या। यानी कि आपका निर्माण, आपकी सर्जना की किसने? नारी ने, और उसी ने एक सभ्यता को बनाया और वही इतिहास बन गया। इसलिए आज स्त्रियों के लिए आवश्यक है कि वे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझें। तो फिर भी इतना सब है, हमारी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, हम अपने को निरीह क्यों देख रहे हैं? सबके सामने अबला बन करके क्यों कर रहे हैं? हमें तो ध्यान देना चाहिए और माँ होते हुए, बहन होते हुए, दादी होते हुए अपनी आगामी पीढ़ी को, आगामी संतान को, आगामी बालिका को अवश्य पढ़ाना
चाहिए चाहिए। अगर नेहरू जी ने कहा था, एक बार नेहरू जी ने कहा था कि परिवार में लड़के की शिक्षा, अगर परिवार में एक बालक की शिक्षा की जाती है तो एक सदस्य की शिक्षा होती है। हैं? एक मतलब परिवार के केवल एक सदस्य पढ़ पाता है, परंतु अगर एक किसी बालिका की शिक्षा होती है तो वह पूरे परिवार की शिक्षा या संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है। परंतु परिवार में अगर लड़की पढ़ लेती है तो संपूर्ण परिवार में शिक्षा होती है। कैसे? क्योंकि बालिका है तो घर में वातावरण बनेगा पढ़ाई का। उसके बाद बहन छोटे भाई को भी पढ़ाएगी, आगे भी पढ़ाएगी। अगर वो पत्नी है तो पत्नी अपने पति के सहयोग में शिक्षा के माध्यम से उसके साथ विचार विमर्श कर पाएगी, उसके सुख और दुख को अपना पाएगी। और अगर वो माँ है तो सब कुछ ही अच्छी तरह से वो कर लेगी, सुशिक्षित होने के कारण अपने संतान को एक सुयोग्य बना सकेगी। तो ये बात बिल्कुल आवश्यक है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं कि इस स्त्री शिक्षा का महत्व का दृष्टिकोण क्या है। किस किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि स्त्री की शिक्षा किस किस रूप में हमारे लिए कार्य कर सकती है। सबसे पहले क्योंकि अपार रचना और शक्ति तो उसमें होती है स्त्री में, तो हम किस किस तरह से किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार उसका कार्य, उसके महत्व को समझ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए पारिवारिक, जैसे कि आप अभी भी बहुत देर से सुनते चले आ रहे हैं कि परिवार में सबसे सर्वोच्च स्थान या सर्वोपरि स्थान किसका होता है? माता का। वही माता जब गर्भावस्था में भी अगर शिक्षित है तो गर्भावस्था में भी अपनी संतान का अच्छी तरह से ध्यान रखेगी। फिर जैसे ही वो शैशवावस्था में आएगा उसका भी भली प्रकार से ध्यान रखेगी, उसके भोजन का, उसके वस्त्र का, उसके मौसम का, उसके वातावरण का, बाहरी वातावरण का सारा ध्यान वही रखेगी। क्योंकि बच्चे की कनेक्टिविटी या साहचर्य सबसे अधिक माँ के साथ ही होता है। तो बच्चा अनायास ही माँ के माध्यम से बहुत कुछ सीख जाता है। अगर सुशिक्षित माता है तो बहुत आराम से सिखा देगी। अशिक्षित माता है तो तरह तरह के अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को, परंपराओं को उसके अंदर डालती जाएगी। तो परिवार में उसका सबसे बड़ा ध्यान होगा और सबसे फर्स्ट टीचर उसकी वही है, यानी प्रथम गुरु, बालक के प्रथम गुरु उसकी माता ही होती है। उसका अमिट प्रभाव, बाल माता का अमिट प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। और वो कार्य व्यवहार भी, उस कार्य करने का तरीका भी या उसके व्यवहार की प्रणाली भी सब उसी के साथ होती है। तो वही लड़की बाद में वही लड़की जो है, जिसको कि जन्म दिया है या जो लड़की माँ बनी है, उत्तरदायित्वों का वहन इतनी भली भांति से करती चली जाती है, सारे परिवार को सुखी रख पाती है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि वो किस प्रकार से अपने सब सब उसको करती रहती है। तो ये एक वो आता है, एक शायद देवबंदी जी थे, देवबंदी, नवाज देवबंदी है, उनका शेर था कि सारी रात बिटिया सर दबाती रही, सारी रात बिटिया सर दबाती रही, बेटों ने मेरे सिर में दर्द कर दिया था। यानी बच्चे, लड़के खूब शैतानी कर रहे थे, पर लड़की इतनी भावनात्मक, कोमल, भावनात्मक उससे परिवार से जुड़ी होती है, वो बचपन से ही उत्तरदायित्वों का वहन करना सीख जाती है। तो जो है, हम क्या करते हैं, हमारी जो बालिका है अगर उसको हम शिक्षा दें तो वो कितनी अच्छा भावनाओं को और विवेक का भली भांति सामंजस्य करके समाज के उत्थान में लग सकती है। आप देखिए सामाजिक सामाजिक रूप से क्या महत्व है इसके, सामाजिक के रूप से स्त्री शिक्षा के दृष्टिकोण का कितना बड़ा महत्व है। क्योंकि पुरुष और स्त्री का समाज में दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब स्थान है तो हम क्यों नहीं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते, हम क्यों नहीं बच्चों को सिखाना चाहते। समाज की प्रगति उसी के माध्यम से है। परिवार से समाज बना, समाज से राष्ट्र बना, और इस तरह से वो उसने सारी प्रगति कर ली, सामाजिक स्तर को ऊंचा कर दिया। आपने देखा है कि घर में बालिकाएं ही सबसे अधिक समाज के स्तर को ऊंचा करती हैं, उन्हीं के माध्यम से ही कला कौशल ज्यादा दिखाई देता है। और वो
उसकी प्रगति में हमेशा निरंतर रत रहती हैं, लगी रहती हैं। समाज यानी कि समाज की व्यवस्था करने में भी स्त्री शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है। अब राजनीतिक स्थिति में आ जाइए। राजनीतिक स्थिति में हमारा राष्ट्र कैसा है? प्रजातांत्रिक राष्ट्र। और प्रजातंत्र में साफ लिखा हुआ है, प्रजातंत्र में साफ ये बात लिखी हुई है कि कोई भी लैंगिक असमानता नहीं होगी। यानी स्त्री को भी वही दर्जा मिला है और पुरुष को भी वही दर्जा मिला है। तो अगर वो प्रजातंत्र के समर्थक होकर उसके प्रतिनिधि बनना चाहती है तो वो उम्मीदवारी ग्रहण कर सकती है। और साथ साथ लोकतंत्र के अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो वोट देने का अधिकार तो उसको मिल गया, परंतु उसको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, किसी प्रकार का उसको ज्ञान नहीं है। वो तो जो उससे कह देगा उसी को अंगूठा लगाकर चली आएगी। तो जब उसे उसके बारे में जानकारी नहीं है तो क्या हुआ, उसका जो मत था वो तो व्यर्थ चला गया। तो राजनीतिक जीवन में शिक्षित नारी का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह से अगर हम देखते हैं तो जो है राष्ट्र, क्योंकि उसने किया आपके वोट के माध्यम आधार पर ही हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ, राष्ट्र के नियमों का निर्माण हुआ। तो क्या हुआ, उसका वोट व्यर्थ हो गया और बेकार ही आपके स्त्री शिक्षा ना होने के कारण हमने राष्ट्र की कितनी बड़ी हानि करा दी। तो स्त्री शिक्षा उस तरह से भी बहुत आवश्यक हो जाती है। और जो है उसके जितना दायित्व तो पुरुषों का है राष्ट्र की उन्नति के लिए, उतना ही दायित्व तो उसका है। इसलिए उसको अगर वो प्रतिनिधि चुनी जाती है तो राष्ट्र को भली भांति, आप कितने सारे देशों में देख सकते हैं जहां पर के स्त्रियों ने आकर के राष्ट्र की उन्नति का विकास किया है। आप अपने ही देश में देख लीजिए किस तरह से जो शिक्षित नारियां रहीं उन्होंने राष्ट्र की उन्नति के लिए कितना बड़ा योगदान दिया। उस योगदान को हम कम तो नहीं आंक सकते। तो इसी तरह प्रजातंत्र की सफलता उन्हीं पर निर्भर करती है। और आपका उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान जब उनमें होता है तो उस समस्याओं का जब वो ज्ञान करती है तो उसके विषय में बता भी पाती हैं। अगर शिक्षित नारी होगी तो उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा तो उसके विषय में वो सोच सकती है कि इस समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं और लोगों को भी उसके विषय में बता सकती है। और जब वो एक प्रतिनिधि के रूप में इसमें बैठती है तो साथ साथ क्या होता है कि वो उसका विश्व में भी सम्मान, राष्ट्र में तो सम्मान होता ही है, विश्व में भी उसका सम्मान होता है। अब अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण जो कि सर्वविदित है, अच्छी तरह से दिखाई देता है, शिक्षित स्त्री आत्मनिर्भर हो जाती है। जब वो आत्मनिर्भर हो जाती है, शिक्षित स्त्री आत्मनिर्भर हो जाती है तो शिक्षा के माध्यम से जब वो आत्मनिर्भर हो जाती है तो आर्थिक रूप से घर परिवार में सहयोग करती है। उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उस स्थिति से उस बच्ची से पूछो कि जिसको कि सबसे मांगना पड़ता हो और दूसरा देने वाला उसको बिल्कुल हीन भावना से नकार देता हो कि जा जा तू कौन सा सहयोग करती है, जबकि वो कितना काम करती हो, चाहे उस घर को किस तरह से संभाल रही हो, पर आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ नहीं है तो उसकी कितनी बुरी स्थिति है। तो आज की स्थिति में आज के समाज में स्त्री और पुरुषों के दोनों के कंधों पर दायित्व आ गया है कि अर्थ का प्रबंध दोनों ही करने लगे हैं। जिस घर में दोनों ही कमाते हैं, दोनों ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो परिवार बहुत बहुत अच्छी तरह से समुन्नत होता है, विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जब माता पिता दोनों, क्योंकि कहते हैं ना सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, यानी गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। जब गरीबी होती है तो हम उस कार्य को, हम चाहते हुए भी कई कार्य नहीं कर पाते क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा साधन है। साधन के अभाव में हमारी योग्यता निष्फल हो जाती है। तो वो क्या है, अर्थ के माध्यम से पुरुष के कंधे से कंधा मिला करके वो जब आगे बढ़ती है तो समाज का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का विकास बहुत आराम से हो सकता है और जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय हो जाती है। वो क्या है कि जब
आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे तो बच्चों की पढ़ाई है, चाहे उसके विद्यालय का है, पति का व्यवसाय है, चाहे उसके वृद्ध पिता की या माता की, वृद्ध पिता, माता या वृद्ध सास, ससुर, उनका भी भली-भांति ध्यान रख पाती है। क्योंकि शिक्षा उसको सिखाती है कि हम कम साधनों के माध्यम से भी कितना कार्य कर सकते हैं। और परिवार और देश की उसके माध्यम से तो आर्थिक प्रगति हो ही गई, और इस तरह से उपयोगी शिक्षा देने में भी वो सहायक हो जाती है। वाकई स्त्री के अंदर इतने सारे, स्त्री के अंदर जो सारे इतने सारे गुण होते हैं, और उन गुणों का की सहायता या गुणों का विकास किसके माध्यम से हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से। तो हम क्यों नहीं उसके कि उसकी अनुभूतियों को, उसकी भावनाओं को, उसकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ रूप क्यों ना दें? एक और याद आ रहा है, संजीव रोमड़ जी का ही एक दोहा था, तो मुन्ना तो सुनता नहीं, मुन्ना तो सुनता नहीं, क्या है अजब रिवाज, मुन्ना तो सुनता नहीं, क्या है अजब रिवाज, मुन्नी उठकर दौड़ती जब जब दूं आवाज। तो क्या है, स्त्री की कोमल भावनाएं जो हैं, वो इस तरह से प्रेरित होती हैं, अपने उत्तरदायित्व को संभालती हैं। जब भी वो उसके घर में किसी को आवश्यकता होती है, सबसे अधिक वही सबसे ज्यादा खड़ी होती है। तो वो सुदृढ़ लौह से युक्त है, सुदृढ़ मजबूत लोहे के समान है, और हर कार्य को करने की इच्छा भी रखती है, उसका कार्य जो है वांछित भी है। तो वो तो क्यों हम सोचते हैं कि हम बालक को ही पढ़ाएं? हमें आवश्यकता है कि हम जो है हम बालिका को भी भलीभांति शिक्षा दें। अब ये सारी चीजें, इतने सारे दृष्टिकोण हैं, तो तब भी अगर हम देखें, तो जब हमारे सामने आंकड़े आते हैं, तो किस तरह से ज्यादातर देखते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ तक तो बच्चियों को शिक्षा दी जा रही है, वो भी 100% नहीं दी जा रही। उसके बाद अगर हम देखते हैं, 6 to 8 में आके कम हो जाती है, और जब हम 9th-10th में देखते हैं तो बहुत ही कम हो जाती हैं, और इंटरमीडिएट से लेकर हायर क्लासेस तक तो बहुत कम होती हैं। कहाँ पर? ग्रामीण और शहरी है। चलिए आइए देखते हैं कि ग्रामीण और शहरी शहरी शिक्षा के, बालिका शिक्षा में क्या अनुपात है। तो फर्स्ट से फिफ्थ तक की जो ग्रामीण बालिकाएं हैं, वो 40% पढ़ रही हैं, और शहरी बालिकाएं 45% पढ़ रही हैं। 6 to 8 तक की बालिकाएं केवल 32% ग्रामीण बालिकाएं पढ़ रही हैं, और शहरी बालिकाएं 42% पढ़ रही हैं। 9 to 10 28% पढ़ रही हैं ग्रामीण बालिकाएं, और शहरी बालिकाएं पढ़ रही हैं 37%। कितना कम स्थिति है। तो हमें हर गांव-गांव में जाना पड़ेगा, शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसके द्वारा ही, और हमें नामांकन दर, स्कूलों में क्या है, नामांकन तो हो जाते हैं, परंतु नामांकन के माध्यम से, नामांकन के अनुसार उनकी पढ़ाई नहीं होती। यहाँ तो नामांकन में ही बहुत अंतर है। फर्स्ट टू फिफ्थ तक 70% हो रहा है, 6 to 8 कितना डाउन हो गया, 36% हो गया, और 9 to 10 20% हो गया, और इंटरमीडिएट और हायर क्लासेस में तो बहुत कम स्थिति हो गई है ग्रामीण इलाकों की। तो सर्वाधिक हमें आवश्यकता किसकी है? ग्रामीण इलाकों की। तो ये कुछ संतोषप्रद परिस्थितियां नहीं बन रही, इनमें बहुत ही सुधार की आवश्यकता है। तो तय अगर नामांकन नहीं है तो विद्यालय भी, अगर नामांकन हो भी जाता है तो विद्यालय नहीं जाती, उसका कई सारे कारण हैं। उसके विषय में हम कल आपसे बात करेंगे। और इसके लिए देखिए, परिचय एवं पहचान दोनों ही भिन्न हैं। एक बालिका का परिचय और उसकी पहचान दोनों ही भिन्न हैं। परिचय में आवरण है, ये तो उसकी बेटी है, इसकी ये बेटी है, परंतु पहचान में व्यक्तित्व की सुगंध होती है। तो क्यों ना हम बच्ची की पहचान के विषय में बातें करें, और
वैसे ये तो है कि पढ़ाई के लिए हमारी बेड़ियां टूट तो रही हैं, हम उस बेड़ियों से मुक्त तो हो रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से नहीं हम मुक्त हो पाए हैं। उन बेड़ियों को मुक्त करने के लिए मैं सोचती हूँ कि कठिन समय में हमारा ध्यान स्वयं पर अधिक होता है, और वो समय है जब हम स्वयं से साक्षात करते हैं। तो आइए उससे साक्षात्कार करें और हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ ये समाज बनाकर लाएं, क्योंकि हंसता हुआ दिल, हंसता हुआ चेहरा, यही जिंदगी की दौलत है। कल हम आपसे बात करेंगे आखिर ये समस्याएं क्यों हो रही हैं, इनका निवारण कैसे हो पा रहा है। समझिए कि बालिका शिक्षा का आज का दिन पार्ट 1 का रहा, कल पार्ट 2 होगा। धन्यवाद।